हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा चैप्टर 11 उसकी प्रश्नावली 11.3 जो कि समतल पर ही आधारित है। समतल के जितने रूप मैंने आपको बताए हैं शायद उन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस ही होंगे। चलिए मैं शुरुआत करता हूं इस प्रश्नावली की। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी समतल पर जो अभिलंब होता है उसकी दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से समतल की दूरी भी ज्ञात कीजिए। चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन का सी पार्ट बताऊं जो कि समतल देके दिया गया 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 5। और देखिए इसका डी पार्ट भी बताऊंगा मैं आपको। जो इसका डी पार्ट दिया गया है, चलिए लिख देता हूं यहां पर 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। ए और बी पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं होमवर्क में। अब देखिए ये एक समतल का समीकरण है, ये भी एक समतल का ही समीकरण है। इसके अभिलंब की दिक् कोसाइन हमें निकालनी है। अभिलंब की दिक् कोसाइन। अब देखिए आप लोग ये सोचेंगे 2, 3 और -1। अगर मैं देखिए इसकी तुलना करता हूं, ये बिल्कुल मानक रूप में है समतल ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू डी। ये डी देखिए किधर भी हो सकता है, ये बाएं पक्ष में भी हो सकता है और दाएं पक्ष में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानक रूप देखिए यही होता है समतल का ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू डी। इसमें जो a b c होते हैं, जैसे a का मान अगर तुलना करते हैं तो 2 हो गया, b का मान कितना हो गया 3 और c का मान कितना हो गया -1। तो ये दिक् अनुपात होते हैं। यानी अगर हम ये लिखते हैं यहां पर अभिलंब के दिक् अनुपात, अभिलंब के दिक् अनुपात। वो केवल ये होगा, देखिए a का मान कितना है 2 तो दिक् अनुपात 2, b का मान कितना हो गया 3 और c का मान कितना हो गया -1। अगर आपसे ये बात पूछी जाती है कि अभिलंब के दिक् अनुपात क्या है, वो तो देखिए ये होगा 2, 3 -1। लेकिन देखिए हमसे क्या पूछा गया है, अभिलंब की दिक् कोसाइन। अभिलंब की क्या पूछ रही है, दिक् कोसाइन। ये तो देखिए a b c के मान है, a का मान 2 हो गया, b का मान कितना हो गया 3 और c का मान कितना हो गया -1। हमसे क्या पूछ रही है, दिक् कोसाइन, यानी कि lmn। और ये आपको देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं 11.1 प्रश्नावली में। दिक् कोसाइन का सूत्र a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। m का मान b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और n का मान c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आप प्लस माइनस का चिन्ह भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या आता है। a का मान कितना है 2 बटे वर्गमूल 2 का वर्ग यानी 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस -1 का वर्ग 1, तो 4 और 9 13 और 1 14, 2 बटे वर्गमूल 14। b अपॉन, तो b का मान कितना है 3 बटे वर्गमूल 14 और c का मान कितना है -1 बटे वर्गमूल 14। यानी देखिए अभिलंब की दिक् कोसाइन हुई, अभिलंब की क्या हुई, दिक् कोसाइन। वो देखिए ये हुई, मैं यहां पर देखिए लिख देता हूं दिक् कोसाइन यानी कि दिक् कोसाइन। अभिलंब के दिक् कोसाइन वो देखिए ये हो गए 2 बटे वर्गमूल 14, 3 बटे वर्गमूल 14 माइनस के 1 बटे वर्गमूल 14। अगर आपसे क्वेश्चन
केवल इतना आता है कहने के लिए कि अभिलंब की दिक् त्वचाएं ज्ञात कीजिए, वो तो लेके हमने निकालनी। लेकिन हमसे बात पूछी गई है इस समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी क्या है, वो भी निकालिए। तो ये पूरी समीकरण देखिए इस समय मानक रूप में है, इसे अगर यानी व्यापक रूप है। ये जो समीकरण है देखिए, ये मैं आगे लिख देता हूं, ये कहलाएगा व्यापक रूप। इसे अगर हम अभिलंब रूप में ले आए, और अभिलंब रूप मैंने आपको सिद्ध भी करवाया था, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू कितना होता है P। अगर हम इस समीकरण को उस रूप में ले आए तो इसमें मूल बिंदु से लंबवत दूरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो P होता है वो मूल बिंदु से लंबवत दूरी होती है। अब आप लोग ये सोचेंगे इसे हम Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू P इस रूप में कैसे लेके आए। तो ये देखिए जो समीकरण आपको दे रखी है, अगर हम इसके दोनों पक्षों में वर्गमूल 14 से भाग कर दें, दोनों पक्षों में किससे भाग कर दें, वर्गमूल 14 से। मैं देखिए आपको करके दिखा रहा हूं, पूरी समीकरण को अगर हम वर्गमूल 14 से भाग करें तो 2 बटे वर्गमूल 14 x प्लस 3 बटे वर्गमूल 14 y माइनस 1 बटे वर्गमूल 14 z बराबर 5 बटे वर्गमूल 14। तुलना करता हूं, देखिए Lx प्लस एम वाई प्लस एम जेड इक्वल टू P। यही देखिए तुलना के लिए मैंने लिखा नीचे Lx प्लस, क्योंकि देखिए L का मान हो गया, ये किसका मान हो गया M का, और ये किसका मान हो गया N का। तो Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू P। यही रूप देखिए हुआ, ये होगा इसका अभिलंब रूप। अब इसकी P का मान अगर हम देखें 5 बटे वर्गमूल 14, ये मूल बिंदु से ही दूरी होती है। यानी आपसे जो पूछा गया था देखिए मूल बिंदु से दूरी, दूरी का मतलब देखिए लंबवत दूरी नहीं होता है, वो होता है P इकाई, और P का मतलब कितना हो गया 5 बटे वर्गमूल 14 इकाई। ये हुआ देखिए दिक् कोसाइन, ये भी हमने निकाल लिए, और मूल बिंदु से लंबवत दूरी ये भी हमने निकाल ली। चलिए मैं इसका एक पार्ट और बताता हूं आपको, 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए ये बात ध्यान रखें, जब भी हमें मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो ये जो नियतांक है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये लंबवत दूरी जो होती है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये हमेशा कैसी होती है धनात्मक। ये कभी भी ध्यान रखें नेगेटिव नहीं हो। अगर मैं 8 को इधर लेके जाता हूं तो 5y इक्वल टू -8 हो जाएगा। आपको 5y को इधर ले जाए, यानी कि -5y इक्वल टू 8। और आप लोग ये कहेंगे ये तो मानक रूप है ही नहीं, यानी व्यापक रूप, इसमें x और z वाले पद नहीं है। इसे हम ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं 0x माइनस 5y प्लस 0z इक्वल टू 8, क्योंकि जो भी पद नहीं है उसके साथ आप 0 ले सकते हैं। अब देखिए ये व्यापक रूप है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू b। कांस्टेंट जो है यानी ये आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है। अब देखिए मैं इसी में ही कर देता हूं दोनों पक्षों में। पहले पार्ट में देखिए मैंने आपको पूरे अलग कोसाइन निकाल के दिखाई, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे यहां पे मैंने करा। आप लोग मैं अब सीधा ही करता हूं, दोनों पक्षों में वर्गमूल 0 का वर्ग यानी 0, -5 का वर्ग यानी 25, और 0 का वर्ग 0, यानी कि वर्गमूल 25 कितना हो गया 5। दोनों पक्षों में 5 से भाग करने पर 5 से भाग करते हैं तो 0 बटे 5 0 ही हो गया, 0 इंटू एक्स। 5 से भाग किया माइनस के वाई, 5 से भाग किया 0 इंटू जेड, और 5 से भाग किया 8 बटे 5।
तुलना करते हैं देखिए एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इक्वल टू पी। सबसे पहला पार्ट जो हमें कंप्लीट करना है अभिलंब की दिक् कोसाइन। देखिए ये बात ध्यान रखें, दिक् कोसाइन जो होती हैं वो हमेशा अभिलंब के होते हैं, अभिलंब के दिक् कोसाइन। कभी समतल की दिक् कोसाइन नहीं होती है। दिक् कोसाइन होती है वो हमेशा किसकी होती है? अभिलंब की। क्या क्या होगा? 0 -1 और 0। और मूल बिंदु से लंबवत दूरी वो भी देखिए लिख देता हूं, मूल बिंदु से दूरी वो हो गई पी इकाई, यानी कि 8/5। आप सीधा भी कर सकते हैं, मैंने आपको देखिए पहले पूरा करके दिखाया। अब आपको पूरा करने की जरूरत, आप सीधा भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक बात और कहता हूं, जैसे यहां पर अगर आपको ये बात पूछी जाए कि अभिलंब तीनों अक्षों से कितना कोण बनाता है, अभिलंब तीनों अक्षों से कितना कोण बनाता है, दिक् कोसाइन तो हमने निकाल ली, इससे ही निकल आएगा कि अभिलंब एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता है, वाई अक्ष से कितना बनाता है और जेड अक्ष से कितना कोण बनाता है। ये अभिलंब की दिक् कोसाइन है। ये cos अल्फा का मान, ये cos बीटा का मान, ये cos गामा का मान। यहां भी देखिए यही है, ये cos अल्फा का मान, ये cos बीटा का मान, ये cos गामा का मान। अल्फा बराबर cos इनवर्स 2/14 एक्स अक्ष से कोण हो गया, बीटा बराबर cos इनवर्स 3/14 वाई अक्ष से कोण हो गया, और गामा बराबर cos इनवर्स -1/14 जेड अक्ष से कोण हो गया। cos अल्फा बराबर 0, अल्फा बराबर 90, cos बीटा बराबर -1, बीटा बराबर 180, cos गामा बराबर 0, गामा बराबर 90। ये भी हो गए कोण एक्स अक्ष से, वाई अक्ष से और जेड अक्ष से। अगर आपसे पूछा जाता है कि अभिलंब तीनों अक्षों से कितना कोण बनाता है, तो भी आपको पहले दिक् कोसाइन निकालनी है। उन्हें cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा के इक्वल रख दीजिए, वो आपके कोण पे निकल आएगी। ये हो गया देखिए क्वेश्चन नंबर 1। इसके 2 पार्ट आपको होमवर्क में करने हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है सेकंड, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक की दूरी पर है और सदिश 3i + 5j - 6k पर अभिलंब है। देखिए मूल बिंदु से दूरी जिस समतल की दी हुई है वो अभिलंब रूप का ही क्वेश्चन होगा, उसके अलावा कोई क्वेश्चन को नहीं हो सकता। उस समतल का सदिश समीकरण जो मूल बिंदु से 7 मात्रक की दूरी पर है। देखिए मूल बिंदु से 7 मात्रक की दूरी, और मूल बिंदु से दूरी हम क्या मानते हैं? p इकाई। तो p का मान तो देखिए 7 मात्रक की जगह मैं लिख देता हूं, मूल बिंदु से दूरी यानी p बराबर 7 मात्रक। और वो जिस सदिश पर अभिलंब है वो देखिए होता है वेक्टर n। कोई भी समतल जिस सदिश पर अभिलंब होता है या लंबवत, वो सदिश हमेशा वेक्टर n होता है। वेक्टर n 3i + 5j - 6k। अब इसका समीकरण देखिए हमें निकालना है। ये तो आपको देखिए मैं सूत्र भी सिद्ध करवा चुका हूं, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। बस ये सदिश रूप में है, ऐसा समतल जिसमें मूल बिंदु से दूरी दी हुई होती है। समतल का जो समीकरण होता है वेक्टर r डॉट वेक्टर n कैप इज इक्वल टू p। ये देखिए सिर्फ तभी लगता है जब आपको मूल बिंदु से लंबवत दूरी दी हुई हो, वरना ये कभी अप्लाई नहीं होगा। अब देखिए इसमें वेक्टर n नहीं है, इसमें हम n कैप है, और n कैप आप लोग जानते हैं किस तरीके से निकालते हैं। वेक्टर r डॉट इस सदिश को अगर हम इसके मापांक से भाग कर दें तो वो होगा n कैप। वेक्टर n का मान कितना है? देखिए 3i + 5j - 6k बटे वर्गमूल, अगर हम इसे इसके मापांक से भाग कर दें तो वो n कैप हो गया।
इकाई सदिश 9 + 25 यानी कि 34 और 36 70 इक्वल टू पी का मान 7 भी रखा है। हम इतना छोड़ सकते हैं, ये उत्तर बिल्कुल ठीक है, और नहीं तो ये चीज हम इधर भी ले जा सकते हैं। वेक्टर r डॉट 3i + 5j - 6k इज इक्वल टू 7√70। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही छोड़ के आना है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये केवल कन्वर्ट करने का है। निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी आपको सदिश रूप में दिए गए हैं, ये आपको निकालने हैं कार्तीय रूप में। मैं चलिए तब भी आपको इसका एक पार्ट बता रहा हूं जो मुझे थोड़ा ठीक लगता है। तीसरे क्वेश्चन का सी पार्ट, वेक्टर r डॉट s - 2 × t i कैप प्लस 3 - t j कैप प्लस 2s प्लस t k कैप इक्वल टू 15। ये कार्तीय रूप का एक समीकरण है, और इसे हमें, ये देखिए, ये एक सदिश रूप का समीकरण है और इसे हमें कार्तीय रूप में बदलना है। जैसे ये एक सदिश रूप का है, हम इसे भी बदल सकते हैं कार्तीय रूप में। लेकिन मैं चलिए आपको यही क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, इसका 2 बार आप 2 बार में भी कर सकती हैं। ये देखिए अचर राशियां हैं, ये पूरी एक अचर राशि है, ये भी एक अचर राशि है और ये भी एक अचर राशि है। इससे आप कंफ्यूज ना हो, ये केवल संख्याएं भी हो सकती थी, यहां पे इन्होंने इस तरीके से दे दिया। कभी भी आपको सदिश रूप को कार्तीय रूप में बदलना है। वेक्टर r को लिखना है आपको xi + yj + zk डॉट s - 2 × ti प्लस 3 - t × j और 12 + t × t। इनका अगर हम डॉट गुणा करें, i का डॉट गुणा i से करना है, तो x × s - 2t प्लस y × 3 - t और z × 2s + t इक्वल टू 15। यही हुआ देखिए कार्तीय रूप x, y और z के पदों में। ये x का गुणांक हुआ, ये y का गुणांक हुआ, ये z का गुणांक हुआ। ये अभिलंब के दिक् अनुपात है। ध्यान रखें, समतल के समीकरण में जो x, y, z के गुणांक होते हैं वो होते हैं अभिलंब के दिक् अनुपात। ये देखिए सदिश रूप को मैंने कन्वर्ट करना आपको बता दिया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, जिसका वीडियो मैंने दिया था, ये चलिए आपको मैंने फिर बता दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंबपात के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से डाले गए लंबपात के निर्देशांक। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट मैंने लिखा, एक समतल का समीकरण है 2x + 3y + 4z - 12 इक्वल टू 0। इस पर मूल बिंदु से डाले गए लंबपात के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान रखते हैं, मेन टॉपिक ये है लंबपात के निर्देशांक, वो भी कौन से बिंदु से? मूल बिंदु से। देखिए मैंने एक चित्र भी बनाया, मान लीजिए एक समतल है, ये समतल यही है जिसकी समीकरण आपको दी गई है 2x + 3y + 4z - 12 इक्वल टू 0। ये मूल बिंदु है। अगर हम मूल बिंदु से समतल पर लंब डालते हैं तो ये कहलाएगा लंबपात। यहां मैं देखिए लिख देता हूं, ये जो P बिंदु है यही है लंबपात। मूल बिंदु से ये जो लंब डाला, तो जहां ये समतल को प्रतिच्छेदित करेगा उस बिंदु के निर्देशांक वही होगा लंबपात। उसे मैंने मान लिया है x1 y1 z1। यही हमें निकालना है कि कितने होंगे।
अब देखिए, जो आपने अपनी समीकरण एक पढ़ी थी, किसी समतल में मूल बिंदु से लंबवत दूरी, अगर वो चीज हमें पता होती है तो वो उसका अभिलंब रूप होता है। हम इस समीकरण को अभिलंब रूप में बदल सकते हैं। ये तो देखिए इसका व्यापक रूप है, ये जो है इसका कहलाएगा व्यापक रूप। हमें इसे बदलना है अभिलंब रूप में, तो उसके लिए पहले मुझे नियतांक को इधर लेके जाना पड़ेगा, यानी 2x + 3y + 4z = 12। अब मुझे किस में चेंज करना है? अभिलंब रूप में। तो दोनों पक्षों में हमें भाग भी करना है, दोनों पक्षों में वर्गमूल 2 का वर्ग + 3 का वर्ग + 4 का वर्ग, यानी 4 + 9 + 16 बराबर वर्गमूल 29 से भाग करने पर दोनों पक्षों में वर्गमूल 29 से भाग, यानी कि 2/वर्गमूल 29 x + 3/वर्गमूल 29 y + 4/वर्गमूल 29 z बराबर 12/वर्गमूल 29। ये हुआ देखिए Lx + My + Mz = P। और ये जो दूरी है ये मूल बिंदु से लंबवत दूरी ही है। देखिए, अगर हम तुलना करते हैं, मैं आपको तुलना करने के लिए लिख रहा हूं Lx + My + Mz = P। तो ये जो P का मान होता है ये इसकी लंबाई होगी, यानी कि OP। तो OP यानी कि क्योंकि मूल बिंदु से लंब है, OP बराबर कितना हो गया? यानी कि ये 12/वर्गमूल 29। OP बराबर, क्योंकि ये देखिए P इकाई है, 12/वर्गमूल 29। लेकिन हम OP किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, मूल बिंदु के निर्देशांक आपको देखिए पता ही होते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं आप लोग जानते हैं। वर्गमूल के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर बराबर 12/वर्गमूल 29। यानी वर्गमूल के अंदर मैं आपको यहां दोबारा लिख देता हूं, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बराबर 12/वर्गमूल 29। ये p का मान ही है 12/वर्गमूल 29। ये p को हम ये भी लिख सकते हैं, p का मान वही हो गया, यानी कि वर्गमूल x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बराबर 12/वर्गमूल 29। इससे इसके मान निकल के नहीं आए, इनके वर्गों का योगफल निकल के आया। अब आप लोग सोचेंगे इनके मान अलग अलग कैसे निकल के आएंगे। अगर मैं आपसे एक बात कहता हूं OP के दिक् अनुपात निकालें हम, रेखा OP के दिक् अनुपात, ये हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं दिक् अनुपात? x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, यही होते हैं दिक् अनुपात। यानी कि x1 - 0 y1 - 0 z1 - 0। किसी रेखा के दिक् अनुपात आप ऐसे ही निकालते हैं अगर उसके निर्देशांक बताएं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ये बात मैंने 11.1 में भी बताई है। ये तो इसके दिक् अनुपात हुई। अगर हमें किसी रेखा की दिक् कोसाइन निकालनी हो, यानी कि दिक् कोसाइन, तो x1/वर्गमूल x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ये हुआ देखिए L का मान। ऐसे ही M का मान कितना हो गया? y1/वर्गमूल x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, और n का मान कितना हो गया? z1/वर्गमूल x1 स्क्वायर
प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। देखिए दोबारा देख सकते हैं, रेखा OP ये अभिलंब ही है, रेखा OP जो है ये अभिलंब है समतल पर, तो इसके दिक् अनुपात वो मैंने निकाले। आप लोग कहेंगे दिक् अनुपात वो तो यहां भी है, मैं देखिए इसके निर्देशांक की वजह से निकालने पड़ रहे हैं। दिक् अनुपात वो ये हो गए, दिक् कोज्याएं वो तो आपको देखिए ये भी है दिक् कोज्याएं, और दिक् कोज्याएं मैंने यहां भी निकाली। दिक् कोज्याएं देखिए ये भी है, L का मान M का मान N का मान, और दिक् कोज्याएं ये भी है, दोनों तो ही है। ये भी देखिए एलिमेंट किसकी दिक् कोज्याएं लंब यानी कि रेखा OP की, और ये भी दिक् कोज्याएं किसकी है लंब यानी कि रेखा OP की। तो ये L का मान जो है ये मैंने आगे रख दिया 2/√29। L का मान देखिए L की जगह 2/√29 बराबर x1 बटे इसका मान हमने यहां निकाला 12/√29। L का मान L की जगह रख दिया, x1 ऐसे ही छोड़ दिया, इसका मान वहां से रख दिया। बिल्कुल ऐसे हमें यहां भी करना है। देखिए M का मान वो देखिए ये है 3/√29 बराबर y1 बटे 12/√29, और फिर आगे देखिए किसका मान N का मान 4/√29 बराबर z1 बटे 12/√29। अगर हम इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, ये तो जाएगा देखिए गुणा में, तो 24/29 x1 का मान हो गया, x1 का मान देखिए कितना हो गया 24/29, y1 का मान कितना हो गया ये देखिए गुणा में आ गया 36/29, और z1 का मान कितना हो गया 48/29। ये निर्देशांक हुए लेकिन लंबपात के, और ऐसे ही आपको निकालने हैं, यानी कि लंबपात के निर्देशांक हैं, लंबपात के निर्देशांक बराबर 24/29, 36/29, 48/29। ऐसे ही आपको निकालने हैं लंबपात के निर्देशांक, लेकिन मूल बिंदु से ना ले रहे। ये ध्यान रखना है ये मूल बिंदु है, ये कोई और बिंदु होगा तो भी मैं आपको बताऊंगा, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंबपात के निर्देशांक। अब आप देखिए इसके 4 पार्ट है, तो मैंने आपको कौन सा कराया A पार्ट, B पार्ट है, अब उसमें x वाला पद नहीं है, उसे आप 0x मान लें, 0x + 3y + 4z = 6। तीसरा पार्ट बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही दिया गया है, और जो चौथा पार्ट है वो भी आप ऐसे लिखेंगे 0x - 5y + 0z = 8। ये नियतांक हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ये भी मैंने आपको बता दिया, मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंबपात के निर्देशांक। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन समतल के समीकरणों पर ही आधारित है। देखिए 5वां क्वेश्चन, 2 पार्ट हैं, एक ही टाइप के हैं, एक बिंदु से जाने वाले और एक सदिश पर अभिलंब समतल का समीकरण। यही देखिए लिखा है, बिंदु से जाता हो और इस समतल पर अभिलंब सदिश है, तो जो भी सदिश समतल पर अभिलंब होता है वो हमेशा वेक्टर n होता है, और समतल जिस बिंदु से होकर जाता है वो वेक्टर a होता है, यानी कि उसका स्थिति सदिश वेक्टर a, यानी i + 4j + 6k। मैं देखिए यहां लिख देता हूं वेक्टर a का मान, क्योंकि बिंदु आपको दे रखा है, तो i + 4j + 6k। अब जो समतल का समीकरण है, आप लोगों ने देखिए समीकरण यही लिख रखी है r.n, मैंने जो आपको बताई थी इसका पार्ट 1 वीडियो जो था, वेक्टर r.n = वेक्टर a.n। समीकरण निकालते वक्त देखिए वेक्टर r की जगह हमें कुछ नहीं लिखना,
वेक्टर n आपको दिया गया है, यानी कि i माइनस के 2j प्लस k इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n, यानी कि इन दोनों का डॉट गुणा। यही कर देता हूं कि i डॉट i 1 हो गया, तो 1 माइनस के 8 और प्लस के 6 के लिए मैं यहां लिख देता हूं 1 माइनस के 8 और प्लस के 6, यानी कि -1। तो समीकरण तो आपकी बन गई वेक्टर r डॉट i माइनस के 2j प्लस के k इज इक्वल टू माइनस के 1। ये आपके समतल की समीकरण है। इसी को आप ये भी कह सकते हैं कार्तीय रूप में ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर आपको लिख सकते हैं xi प्लस yj प्लस zk डॉट i माइनस 2j प्लस k इक्वल टू -1, वो कार्तीय रूप में भी आ जाएगी। एक बिंदु से जाने वाले और एक दिए हुए सदिश पर लंबवत समतल का समीकरण। बहुत सिंपल है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल यही होता है। अगर हमें ये दोनों चीजें पता होती हैं तो हम किसी भी समतल का समीकरण निकाल सकते हैं। अब आता है तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। तीनों बिंदु आपको देखिए दिए गए हैं। चलिए पहले बिंदु को तो हम मानते हैं x1 y1 z1, दूसरे बिंदु को मानते हैं x2 y2 z2 और तीसरे बिंदु को मानते हैं x3 y3 और z3। तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण जो मैंने देखिए आपको सूत्र सिद्ध करवाया है, कार्तीय रूप में होगी, क्योंकि निर्देशांक आपको कार्तीय रूप में दिए गए हैं, इसलिए मैं कार्तीय रूप में बता रहा हूं। इसका वेक्टर रूप में मैं आपको बता दूंगा, कभी आगे देखिए क्वेश्चन आता है तो y2 माइनस y1, देखिए गलत लिखा मैं, यह आएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। फिर आता है x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। मान कैसे रखने हैं? इस वाले x y z की जगह देखिए कुछ भी नहीं आएगा, x y z, x1 का मान 1, x माइनस 1, y1 का मान 1, y माइनस 1, z1 का मान -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इक्वल टू 0। अब आता है x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 1 सीधा माइनस करके लिख दिया 5, y2 माइनस y1 4 माइनस 1 3 हो गया, z2 माइनस z1 -5 और प्लस 1 माइनस के 4, x3 माइनस x1 -4 माइनस 1 माइनस के 5, y3 माइनस y1 -2 माइनस के 1 माइनस के 3, z3 माइनस z1 3 प्लस 1 यानी कि 4। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे, चलिए देखते हैं क्या आता है। x माइनस 1 y माइनस 1 इसी के अनुदिश पर प्रसार कर देता हूं, पहली पंक्ति के अनुदिश x माइनस 1, इस पंक्ति और इस पंक्ति को छोड़ा तो 12 माइनस के 12 इंटू 0 माइनस y माइनस 1, पंक्ति और इस पंक्ति को छोड़ दिया तो 20 माइनस के 20 0, फिर आता है z प्लस 1, इस पंक्ति और इस पंक्ति को छोड़ दिया 15 माइनस के 15 प्लस के 15 0 इक्वल टू 0। यानी कि देखिए आपका इस तरीके से आ रहा है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। ये x y z के रूप में नहीं आ रहा आपका उत्तर। अगर आपकी संख्याएं होती तो शायद x y z के रूप में ही आएगा। एक बार आप इसका होमवर्क में करें, वो आपके समीकरण निकल के आएगी जो उसका व्यापक रूप होता है। अब देखिए ये आपका इस तरीके से उत्तर है, 0 इज इक्वल टू 0। ये देखिए जो आपका उत्तर आया वो इस तरीके से आया, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग यही सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल हुआ। वो मुझे देखिए यहां ही बात पता लग गई थी, किसी सारणी की दो पंक्तियां अगर समान होती हैं तो उसका प्रसार तो 0 आएगा ही। अभी आप सोचेंगे इससे किसी समतल का समीकरण तो नहीं आया, इससे क्या बात प्रूफ होती है कि 0 इज इक्वल टू 0।
ये देखिए तीन बिंदु हैं ए बी सी, ये ए बी के दिक् अनुपात हैं 5 3 -4, ये ए सी के दिक् अनुपात हैं 5 3 -4 कह सकते हो आप इसे, क्योंकि दिक् अनुपात में हम माइनस से गुणा भी कर सकते हैं। ए बी और बी सी के दिक् अनुपात, ए बी और ए सी के दिक् अनुपात ये बराबर है। इसका मतलब ए बी और ए सी कैसी हैं आपस में समांतर। ये लेकिन आपको समझा रहा हूं ए बी समांतर हो गई ए सी के, क्योंकि ये ए बी के दिक् अनुपात है, ये ए सी के दिक् अनुपात है, ए बी समांतर हो गई ए सी के। लेकिन इसमें ए बिंदु उभयनिष्ठ है, इसमें ए बिंदु कैसा है कॉमन, इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेख हुए, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, ये तीनों बिंदु कैसे हुए संरेख, यानी ये तीनों एक ही रेखा में हैं। ये तीनों बिंदु देखिए संरेख हैं, ये एक ही रेखा में हैं। तो अब आप लोग ये सोचेंगे इन तीनों से होकर जाने वाले समतल का समीकरण वही निकालना था, तो एक समतल होना चाहिए था, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ कि 0 = 0 आ रहा है। तो इन तीनों से होकर जाने वाले अनंत समतल हैं। अगर ऐसा कभी उत्तर आता है, ये तीनों देखिए संरेख हैं, यानी ये एक रेखा है और इससे होकर अनंत समतल जा सकते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये रेखा कई समतलों पर हो सकती है। यानी इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल वो होंगे देखिए अनंत समतल। अगर कभी आपका इस तरीके का उत्तर है और अगर एक्स वाई जेड के पदों में आता है तो कोई बात ही नहीं, वो फिर एक ही समतल होगा जो आपका उत्तर निकल के आएगा। ऐसी कंडीशन में आपको अनंत समतल हुए, क्योंकि ये तीनों बिंदु कैसे होते हैं संरेख, और जब तीन बिंदु संरेख होते हैं, ये बात ध्यान रखें आप, तो उनसे होकर अनंत समतल जाती है। ये था, ये भी चलिए ठीक हुआ, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया। अब देखिए जो इसके आगे के क्वेश्चन होंगे, पहले मुझे इनके लिए कुछ सिद्ध भी करके दिखाना पड़ेगा।